एवं सामाजिक गतिविधियों में लगे हुए हमारे सभी विशेष शिक्षक, विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के अभिभावक तथा सामाजिक क्रियाकलाप में अपनी सहभागिता प्रदान करने वाले हमारे सभी विशिष्ट जन, आप सभी इस बात से परिचित हैं, सीआरसी लखनऊ अपनी गतिविधियों को निरंतरता के साथ आप सभी के बीच में अपनी सेवाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। और इसी कड़ी में आज का हमारा यह कार्यक्रम, जो विशेष रूप से मल्टीपल डिसेबिलिटीज, डेफ ब्लाइंडनेस के बालकों के लिए और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आने के पश्चात बहुदिव्यांगता की श्रेणी को प्राप्त और बहुप्रशिक्षण के भावों से युक्तता के लिए आज का यह विषय कम्युनिकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी, डेफ ब्लाइंडनेस अत्यंत ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय है, जिस पर आज हमारे बीच अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं आदरणीय पंकज आर्या मैम, लेक्चरर विजुअल इंपेयरमेंट सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ, आदरणीय सविता शुक्ला मैम, लेक्चरर सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी आशीर्वचनीय उपस्थिति प्रदान कर रही हैं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, डायरेक्टर PDUNI PPD न्यू दिल्ली, और हमें आशीर्वचन प्राप्त हो रहा है आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ का। कार्यक्रम का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक का। हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और हमारे पाठ्यक्रम समन्वयक श्री राजीव रंजन सर जुड़ चुके हैं। मैं सर से निवेदन करूंगा, सर अपना माइक और वीडियो एक बार ऑन कर लेंगे। सर अगर आप तक में तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करें सर, वीडियो ऑन करें। आदरणीय राजीव सर। निरंतरता के साथ गतिविधियों को, बौद्धिक आयोजनों को आप सभी के बीच लाने के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ आपकी सभी सेवाओं और आवश्यकता एवं सामाजिक रूप से बौद्धिक उन्नयन के लिए जो मांग प्रस्तुत की जाती है, उस मांग को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार के नवीन विषयों को लेकर आप सभी के समक्ष हमारी संपूर्ण टीम पूरी निष्ठा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है। और हमारा सदा प्रयोग यही मनोइच्छा और भाव रहता है कि हम एक ऐसे सुगम वातावरण के निर्माण हेतु तत्पर और तैयार हो सके, जिसमें सभी प्रकार के हमारे दिव्यांग बालक एवं बालिकाओं के लिए, बेटे और बेटियों के लिए सहजता, सुगमता और बौद्धिक उन्नता निश्चितता के साथ बनी। हमारे बीच आदरणीय राजीव रंजन सर जुड़ चुके हैं। मैं आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग एवं पाठ्यक्रम समन्वयक डीएड स्पेशल VI एंड डीएड स्पेशल ID को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय राजीव रंजन सर। नमस्कार सर एंड थैंक यू। आज हम अपने CRC के तरफ से, अपने मंत्रालय के तरफ से, अपने डिपार्टमेंट के तरफ से हमारे जितने भी श्रोतागण हमसे जुड़े हुए हैं आज के इस वेबिनार में, सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे जो आज का जो सब्जेक्ट है वेबिनार का, वो है कम्युनिकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज, खास करके डीफ ब्लाइंडनेस के ऊपर।
और हमारे आज के जो स्पीकर हैं वो श्रीमती पंकज आर्या मैडम है, जो कि हमारे प्रॉपर आवाज नहीं आ रही यहाँ सर। लेक्चरर नहीं आ रही है। आवाज स्पष्ट है सर। विकास जी आपकी तरफ कुछ नेट का इशू होगा, प्लीज देख लें सर, कंटिन्यू करें। तो हमारे यहाँ जो पंकज आर्या मैडम है वो हमारे यहाँ लेक्चरर है विजुअल इम्पेयरमेंट स्पेशल एजुकेशन में, जो कि खास करके जो डीप ब्लाइंडनेस है उनमें ज्यादा रुचि रखते हैं और उसमें अपना एक्सपर्टाइज आज अपना देंगे। और आज हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं इंक्लूडिंग मी और सविता शुक्ला मैडम और नागेश पांडे जी को भी मैं सादर आभार प्रकट करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वेबिनार है उससे हमारे जितने भी सहयोगी, जितने भी श्रोतागण हमसे जुड़े हुए हैं, वो इस जो भी आज सीखेंगे हमारे इस पटल पे, और भी कई लोगों को हमारी सेवाओं के बारे में, हमारे सीआरसी में और भी जितने भी सेवाएं उपलब्ध हैं उसके बारे में सबको बताएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ेंगे। और जैसा कि अब हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हम लोग बाध्य होते हैं कि हमें आप लोगों को ये प्रोग्राम्स पहुंचाने होते हैं कहीं ना कहीं, एज ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, एज ए अवेयरनेस प्रोग्राम और अलग अलग सब्जेक्ट पे, बट आप लोग हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार अगेन। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आगे का कार्यक्रम जो है पंकज आर्या मैडम इसको शुरू करें, और उम्मीद करता हूं आप सभी को कि आज का जो कार्यक्रम है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू अगेन। नागेश जी, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वचन हमारी प्रेरणा बनेगा। अब मैं आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता आदरणीय पंकज आर्या मैम को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के विषय कम्युनिकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज डेफ ब्लाइंडनेस पर अपने महत्वपूर्ण भाव रखें। आदरणीय पंकज आर्या। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूँगी, और हमारे जितने भी प्रतिभागी लोग हैं सबको मेरा नमस्कार। और इससे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगी हमारी जो डायरेक्टर मैम है श्रीमती स्मिता जयवंत मैम, PDU NIPPD की डायरेक्टर नई दिल्ली। उनका मैं आभार व्यक्त करूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा अवसर मुझे प्रदान किया कि आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। इसके बाद मैं नमस्कार करना चाहूँगी हमारे CRC के डायरेक्टर श्री रमेश कुमार पांडे सर का, जिन्होंने अपना पूरा सहयोग प्रदान किया और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आज आप लोगों के समक्ष हूँ। तो मेरे सभी प्रतिभागी गण को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का हमारा विषय है कम्युनिकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी या डेफ ब्लाइंड चिल्ड्रन। तो इसमें हम जानेंगे कि जो हमारे बहुविकलांग बच्चे हैं या हमारे जो बधिरांध बच्चे हैं, तो उनके साथ हम कम्युनिकेशन या संप्रेषण कैसे करेंगे। जब हम कोई एक्टिविटी शुरू करते हैं तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होता है कम्युनिकेशन। जब भी कोई एक्टिविटी शुरू करते हैं इन बच्चों के साथ, तो उसमें हमारा जो पहला एक्टिविटी होता है वो होता है संप्रेषण, जिसके ऊपर पूरा एक्टिविटी डिपेंड करता है कि हम संप्रेषण किस तरह से करते हैं या बच्चे को किस तरह से सिखाते हैं या बच्चा हमारा किस तरह से संप्रेषण कर रहा है, उसको भी हमको समझना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि मल्टीपल डिसेबिलिटी या डेफ ब्लाइंडनेस होता क्या है। हम कैसे जानेंगे कि हमारा बच्चा डेफ ब्लाइंड है या मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित है। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जनरली देखा जाता है जब कोई बच्चा डेफ और ब्लाइंड होता है, मतलब उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, साथ ही विजन की प्रॉब्लम है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हियरिंग और विजन दोनों कम प्रभावित हो सकते हैं या फिर दोनों ज़्यादा भी प्रभावित हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में कोई एक, हियरिंग या विजन दोनों में से कोई एक प्रभावित हो सकता है। दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक ही प्रभावित हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम उस बच्चे को बधिरांध कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार के विकलांगता वाले बच्चों को किसी विषय वस्तु से रिलेटेड कम्युनिकेशन करने में काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि इन बच्चों में जो विकलांगता होती है वो एक से अधिक होती है।
जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जो उनके टीचर होते हैं या पेरेंट होते हैं उनको भी इसका सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमारे पेरेंट जो होते हैं उनको इसका सामना करना पड़ता है। उनको ये नहीं पता रहता कि बच्चा हमारा किस तरह की विकलांगता से ग्रसित है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए और उसको हम किस तरह से सिखाएं या उसके साथ हम किस तरह से अपनी वार्तालाप करें कि जो हमारा बच्चा हमको समझ पाए। तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तो होता है उनके पेरेंट को, कि जो उनके साथ हमेशा रहते हैं और उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी पेरेंट तो पेरेंट होते हैं, वो तो अपनी जो है बच्चे को जैसे और बच्चों के साथ वो कम्युनिकेशन करते हैं उस तरह से वो पूरा सहयोग करते हैं, ताकि बच्चा जो भी कुछ एक्टिविटी कर रहा है, जो भी उनके साथ अपना रिलेशनशिप बना रहा है, उसको वो समझ पाए, ताकि वो आसानी से उस बच्चे की आवश्यकता को समझ पाए। तो इन सब का ध्यान हमारे पेरेंट देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि बच्चा जो है अपनी आवश्यकता को बताने में असमर्थ होता है, पढ़ाई करने में असमर्थ होता है, उसके जो विकासात्मक क्षेत्र है वो भी प्रभावित होते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। क्यों? क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाता है, ना तो पेरेंट्स समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे को किस प्रकार की आवश्यकता है, हम उसको किस प्रकार ऑब्जर्वेशन करें या उसकी कौन सी आवश्यकता को पूरी करें। कि जैसे बच्चा, जैसे कोई एक क्षेत्र ले लीजिए जो हम डेली रूटीन में करते हैं अपने घर में, जैसे खाना खाना ही हो गया। तो अभी खाना खाने के लिए हम जनरली बुलाते हैं बच्चे को, चलो खाना खा लो। तो जो जनरल बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो हमारा स्पेशल बच्चा होता है उसको प्रॉब्लम होती है, वो कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो वहाँ पर जो पेरेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं मैं इसको कैसे बताऊं कि हमारा बच्चा हमारी भाषा को समझ जाए कि हमको खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने तरफ से उसके लिए जो सेल्फ मेड साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। वो उनको ये नहीं पता होता है कि साइन लैंग्वेज हम कैसे कर पाते हैं, कैसे करेंगे। तो वो खुद से बना लेते हैं, जो बच्चे के लिए समझने में भी आसानी रहती है और पेरेंट के लिए भी आसानी रहती है। तो वो खुद से जो सेल्फ मेड साइन लैंग्वेज बना लेते हैं और बच्चे को बताते हैं कि खाना खाना है, और उसके पास ले जाते हैं जहाँ पर खाना रखा होता है। तो बच्चा जब हाथ लगाता प्लेट में तो उसको समझ आता कि हाँ हमको खाना खाने के लिए बुलाया जा रहा था या फिर हमको खाना खाने के लिए दिया गया है। तो इस तरह से जो पेरेंट होते हैं कम्युनिकेशन करते हैं बच्चे के साथ, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जब हम अपनी इंफॉर्मेशन इसमें कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के समक्ष भेजते हैं या फिर अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, उसको हम एक्सचेंज कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। कम्युनिकेशन वन वे भी हो सकता है, जैसा कि अभी मैं जो है बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो ये हमारा कम्युनिकेशन वन वे है। इसमें आप लोग भी जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं मैसेज के द्वारा या फिर जो है कमेंट के द्वारा। तो ये आपकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा। इसमें हम अपनी जो है जानकारी शेयर करते हैं, अपनी आवश्यकता बताते हैं, अपनी फीलिंग बताते हैं। तो ये हमारा हो गया वन वे कम्युनिकेशन। परंतु जो हमारे डेफ ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल को अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि हमको क्या चीज चाहिए। वो क्या करते हैं, जैसे उनको भूख लगी है या प्यास लगी है, तो वो क्या करते हैं कि कभी कोई बच्चा होता है तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है, हाथ पैर पीटना शुरू कर देता है। ये उनकी तरफ का कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन कर नहीं पाते। उनको पता नहीं रहता कि हमको भूख लगी है तो हमको कहाँ पे इशारा करने हैं, कैसे इशारा करने हैं कि हमको मेरी मदर हमको खाना देगी। तो वो अपना हाथ पैर पटकते हैं या सामने कोई वस्तु रखी होगी उसको फेंकना शुरू कर देते हैं। तो इससे पेरेंट्स समझ जाते हैं कि इसको कुछ चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे जो बच्चे होते हैं
होते हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं है कि हम बोलकर ही कम्युनिकेशन करें, इसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, पिक्चर का भी यूज कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हैं, जेस्चर का यूज कर सकते हैं, वोकलाइजेशन का यूज कर सकते हैं, और लोगों के माध्यम से भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें जो हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा होता है वो बॉडी लैंग्वेज का यूज कैसे कर सकता है, इसमें देखा जाता है कि बच्चा जैसे वो एक जगह पर बैठे बैठे बोर हो रहा है, अब वो बैठना नहीं चाह रहा है, वो वहां से उठकर जाना चाह रहा है, तो अपनी बॉडी को मूवमेंट करेगा, इधर उधर अपने हाथ पर इधर उधर बढ़ाएगा, तो वो ये बताना चाह रहा है कि हमको यहाँ पर नहीं बैठना है, अब काफी देर हो गया, हमको दूसरी जगह जाना है। दूसरा चीज हो गया जो पिक्चर का यूज, इसमें क्या होता है, जो हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा होता है तो उसका इसमें देखा जाता है कि वो पूरी तरह से हियरिंग इम्पेयर्ड है, लेकिन उसका थोड़ा विजन है, तो उससे वो पिक्चर का यूज कर सकता है। उसके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई पिक्चर रखा हुआ है, तो उसके द्वारा वो अपने आसपास के लोगों को बता सकता है, या पेरेंट को या टीचर को बता सकता है उसको दिखाकर कि उसको किस चीज की जरूरत है। और दूसरी चीज है साइन लैंग्वेज, जो कुछ डेफ ब्लाइंड बच्चे होते हैं जो सेल्फ मेड साइन लैंग्वेज या सीखे होते हैं, जो स्कूल गोइंग होते हैं, सेंटर में जाते हैं, तो वो थोड़ा साइन लैंग्वेज सीखे होते हैं, तो वो उसका भी इस्तेमाल करके बता सकते हैं। दूसरी चीज है फेशियल एक्सप्रेशन, कोई कोई बच्चा जो है अपने चेहरे के हाव भाव से भी बताना चाहता है कि उसको किस चीज की जरूरत है, उसको कोई परेशानी है या कोई चीज चाहिए या कहीं जाना है, तो वो अपना अलग अलग तरीके से अपना फेस अपना बना सकता है, मुंह बना सकता है कि हमको जो है यहाँ पर नहीं रहना है, यहाँ से हमको उठकर जाना है, या हमको कोई चीज चाहिए, इस तरह से। या फिर कोई कोई बच्चा होता है जेस्चर का यूज करता है, इसमें क्या होता है वो शारीरिक हाव भाव दिखाता है उसमें अपने पेरेंट के सामने, टीचर के सामने, इससे पता चल जाता है कि बच्चे को किसी चीज की आवश्यकता है। दूसरा चीज है वोकलाइजेशन, इसमें जब बच्चा किसी चीज की आवश्यकता महसूस करता है तो वो अलग अलग प्रकार की आवाज निकालता है, वो प्रॉपर बोल तो नहीं पाता है, प्रॉपर बोलेगा नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरह से आवाज निकालता है, तो उससे भी एक पता चल जाता है कि बच्चा कोई चीज चाह रहा है, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, या खेलने का मन है, इस तरह से। और अगली चीज है हमारा लोगों के माध्यम से भी, जैसे उसके पास आसपास लोग रहते हैं तो वो उनको खींचता है, ये भी एक प्रकार का उसका कम्युनिकेशन का माध्यम है कि वो आसपास हाथ बढ़ाएगा तो कोई ना कोई पास में जरूर रहेगा, तो उसको वो खींचेगा, तो ये भी उसका एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो मीनिंगफुल कब होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हमने कर लिया, लेकिन हमको उसको मीनिंगफुल भी बनाना है। कम्युनिकेशन ऐसे उसकी बात समझ लिए, वो हमारी बात सुन लिया, हम उन्हें कोई एक्टिविटी करवा लिया, ये तो अलग चीज है, लेकिन अब इतने से तो काम नहीं चलेगा, उसके साथ हमको लंबे समय तक कम्युनिकेशन करना है, लंबे समय तक उसके साथ हमको रहना है, तो जरूरी है कि वो हमको समझ पाए और हम उसको समझ पाए। इसके लिए मीनिंगफुल कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत है। तो इसमें देखा जाता है कि जो डेफ ब्लाइंड बच्चा है वह अपनी केयर गिवर के साथ ज्यादा लगाव रखता है, जल्दी लगाव रख पाता है, या फिर थोड़ा उसको टाइम लगता है। और इसमें देखा जाता है कि बच्चा इमोशनली या भावात्मक रूप से कितना जुड़ पाया है अपने, क्योंकि वो लंबे समय तक अपने पेरेंट के साथ ही रहता है। क्योंकि बच्चा देख सुन नहीं पा रहा है तो उसको थोड़ा सा सब कुछ मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो समझ नहीं पाता है कि वो मम्मी है कि और कोई है, या फिर मेरी केयर गिवर है, या फिर मेरा टीचर है, या फिर मेरे भाई बहन है, तो वो कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना यह है कि बच्चा कितना जुड़ा हुआ है भावात्मक रूप से। तो इसके लिए हम उसके साथ अच्छी एक्टिविटी करेंगे, अच्छी एक्टिविटी करेंगे मतलब उसके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि बच्चा डरे नहीं, सहमे नहीं, हमको समझे। तो हम
सबसे पहले उसको समझेंगे बच्चे को कि वो क्या क्या चीजें पसंद करता है, क्या क्या चीजें वो करना पसंद कर रहा है, क्या क्या चीजें उसको अच्छी लगती हैं, किस तरह के वो पर्सन पसंद कर रहा है। तब उसके साथ हम धीरे धीरे अपना एक्टिविटी करना शुरू करते हैं और उसको अपने बारे में बताना शुरू करते हैं, जिससे बच्चा डरे नहीं, सहमे नहीं। क्योंकि डेफब्लाइंड बच्चे अगर हम उनके सामने अचानक जाएंगे या उनको टच करेंगे तो वो सहम जाते हैं और वो फिर कभी हमको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जो हमारा डेफब्लाइंड बच्चा है उसको पहले उसके तरीके से हमको उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, उसके साथ एक्टिविटी करनी है जो वो पसंद कर रहा है। धीरे धीरे उसको हम टच करेंगे, ये नहीं कि अचानक से पहुंचे और उसको पकड़ लिया, ऐसे नहीं। आप जब भी डेफब्लाइंड बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करिए या एक्टिविटी करिए तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है कि बच्चा डरे नहीं। उसको हमें ये बताना है कि हम आपके टीचर हैं, हम आपके केयरगिवर हैं, हम आपकी मदर हैं, ताकि बच्चा हमको रिस्पॉन्स करे, हमारे साथ अच्छे से तालमेल बना के रहे, इस तरह से। और जब बच्चा हमारे साथ अच्छे से तालमेल बना के रहेगा, हमारी बातों को समझेगा, अपनी बातों को हम तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, तब ये हमारा जो कम्युनिकेशन तरीका है ये मीनिंगफुल होगा। और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी हम किसी बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं एक्टिविटी के माध्यम से या जो है बातों के द्वारा उसको कोई चीज सिखाते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम उसको किस तरीके से जो है उसके साथ जुड़ें, जिससे उसका भावनात्मक जुड़ाव हो जाए मेरे साथ और बच्चा हमको अच्छे से समझे। अगर बच्चा हमको अच्छे से नहीं समझ पाएगा तो वो जो है हमारे साथ अच्छे से रह नहीं पाएगा, हमारी बातों को समझेगा नहीं, हमारी जो हम उसको सिखाएंगे वो सीखेगा नहीं, वो इरिटेट होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको बच्चे को समझना है। इसमें हम देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा फैमिली के लोगों के साथ इमोशनली अटैच है। तो इसमें हम देखेंगे कि बच्चा अपने साथ फैमिली मेंबर की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि फैमिली के जो पर्सन लोग रहते हैं वो सबसे ज्यादा करीब उसके रहते हैं, ज्यादा समय तक रहते हैं, इसलिए वो ज्यादातर फैमिली मेंबर के साथ अटैच रहता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो जब भी जाए तो उनके टीचर जब भी उसके साथ काम करने के लिए जाए या उसके घर जाएं तो सबसे पहले उसके फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करें, उसके बच्चे के फैमिली मेंबर से बातचीत करें कि बच्चा किस तरह का व्यवहार करता है, उसको क्या क्या आवश्यकता है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित या जो भी डेली एक्टिविटी से संबंधित, और उसमें वो किस तरह का अपने आप से क्या रिएक्ट करता है किसी चीज को चाहने के लिए, कुछ काम करने के लिए या अपने फैमिली मेंबर को बुलाने के लिए। तो इन सब चीजों को पहले जानना जरूरी होता है। उसके बाद जो है जब टीचर धीरे धीरे इन सब चीजों को जान जाएगा, धीरे धीरे बच्चे के साथ अपना जो है टीचर और बच्चे का जो एक संबंध होता है उसको स्थापित करेगा बच्चे के साथ, तब वो जो है बच्चा धीरे धीरे टीचर के साथ इन्वॉल्व होगा और बच्चा जो है टीचर को भी पहचानना शुरू कर देगा कि ये भी कोई सदस्य है जो हमारे पास आते हैं, तो उनके साथ भी वो धीरे धीरे जुड़ना शुरू कर देगा। उसके बाद जो है वो क्या करेगा कि उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेगा, उनके साथ जो है उनका बच्चे का भावनात्मक जुड़ाव भी हो जाएगा, जो बहुत ही जरूरी है। दूसरी स्थिति में देखा जाए तो बच्चा ज्यादा परेशान है, किसी वस्तु की जरूरत है या कुछ कहना चाह रहा है, या फिर बच्चा उसी व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसके साथ उसका ज्यादा लगाव है। जब वो एक अध्यापक के साथ उसका जुड़ाव हो जाता है तो बच्चा फिर उसको ढूंढना शुरू कर देता है। अगर किसी दिन गायब हो जाता है या लेट हो जाता है टीचर का तो वो उसको ढूंढता है क्योंकि उसका भावनात्मक जुड़ाव हो चुका है उसके साथ। तो इस तरह से हम जो है डेफ ब्लाइंड बच्चे के साथ कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन के प्रकार जो हम डेफ ब्लाइंड बच्चे के साथ कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब मौखिक संप्रेषण।
मौखिक संप्रेषण मतलब होता है कि हम इसके अंतर्गत जो भी हमारे भाव होते हैं, जो भी हमको कहना होता है, उसको हम लिखकर या बोलकर शब्दों में इस्तेमाल कर कर उसको बताते हैं। इसमें अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में, अपनी फीलिंग बताते हैं बोलकर, अपनी आवश्यकता को भी बताते हैं बोलकर। ये हमारा हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा हमारा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि कोई भी शब्द बोलकर या किसी प्रकार की आवाज को यूज नहीं किया जाता है। इसमें जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको बिना बोले ही हाव भाव के माध्यम से करते हैं। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो है आपका होता है जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है संकेत करना, इशारा करना, हाव भाव, इसके माध्यम से कम्युनिकेशन। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में जो हमारे शरीर के हाव भाव होते हैं उसके द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरा है फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन मतलब अलग अलग तरह के मुंह के द्वारा, मुंह की बनावट को बनाकर हम अपने हाव भाव को व्यक्त करते हैं। अगला है हमारा आई कांटेक्ट। जब भी हम किसी चीज को चाह रहे हैं या हमको नहीं पसंद आ रहा है तो हम उसको जो हमारे सामने वाला पर्सन है उसको हम लगातार देखते रहते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि लगता है इसको ये चीज पसंद नहीं आ रहा है। अगला है क्लॉथिंग। क्लॉथिंग में जो हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा है वो कपड़े को खींचता है। जब वो कोई एक्टिविटी नहीं पसंद करता है या कोई चीज नहीं पसंद करता है, उसको नहीं पसंद आ रहा है या कोई चीज चाह रहा है, उसमें भी, उस कंडीशन में भी, नहीं में भी और हाँ में भी वो कपड़े को खींचता है जो उसके सामने रहता है, चाहे उसकी टीचर हो या उसके पेरेंट हो। अगला है हमारा टोन ऑफ वॉइस। इसमें जो है बच्चा अलग अलग प्रकार के आवाज निकालता है। जैसे हमारे पास एक बच्चा था पहले, तो वो टोटली डेफ और ब्लाइंड था। तो वो 14 साल का बच्चा था। तो वो क्या करता था, जब भी उसको कोई चीज नहीं पसंद आता था वो जोर जोर से अलग अलग तरह की आवाज निकालकर चिल्लाता था या फिर खींचता था पकड़ के। अगर उसको जल्दी कोई नहीं समझ पा रहा है उसको क्या चाहिए, क्यों ऐसा कर रहा है, तो वो ज्यादा बढ़ जाता था। तो वो उसके पास जितने भी सामान रहते थे आसपास सबको उलट देता था, वो फेंक देता था, ऐसे ही खुद को भी चोट पहुंचा लेता था। तो इस तरह से करते हैं बच्चे। अगला है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो सेंडर होता है मतलब जो टीचर होता है अपनी बातों को लिख कर बताने की कोशिश करता है। जो हमारा लो विजन डेफ ब्लाइंड बच्चा होता है, जिसका विजन लो होता है, उसके लिए हम रिटन कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो जो है अपनी भावनाओं को, अपनी आवश्यकताओं को लिख कर बताता है। तो रिटन कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि जो भी मैटर वो लिख रहा है बच्चा, तो उसके लिए हमको देखना ये है कि बच्चा जो है किस तरह के उस पे लिख रहा है, वो उसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि वो लो विजन है। तो सबसे पहले हमको बैकग्राउंड देखना है कि ऐसा नहीं है कि ब्लैक पर वो ब्लू से लिख रहा है, तो अगर ब्लैक पर ब्लू से लिखेगा तो उसको देखने में प्रॉब्लम होगी। तो उसको ये भी बताना है कि कलर और कंट्रास्ट का भी ध्यान रखना है। अगर बच्चा बड़े प्रिंट का इस्तेमाल कर रहा है रिटन कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके लिए हमको उसको ये बताना है कि कलर और कंट्रास्ट का ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें मान लीजिए बैकग्राउंड ब्लैक है, उस पर व्हाइट पेन से लिख रहे हैं, तो उसका जो अक्षर का उभार है वो अच्छे से स्पष्ट रूप से उभर कर आएगा, जिसको हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा जो लो विजन का है वो अच्छे से पढ़ पाएगा और अपनी बातों को कह पाएगा। अगला है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम किसी वस्तु को दिखाकर अपनी बातों को कहने का प्रयास करते हैं। जो भी हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा है, तो जैसे वो लो विजन का है, टोटली हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो वो अपनी किसी बात को कहना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में
वो जो है अपनी बातों को कहने का प्रयास करता है, तो उसके लिए वो फोटोग्राफी का इस्तेमाल कर सकता है, साइन का इस्तेमाल कर सकता है, सिंबल का इस्तेमाल कर सकता है, मैप्स का इस्तेमाल कर सकता है, कलर का इस्तेमाल कर सकता है, जो उसके लिए बहुत ही आसान रहेगा और जो सामने वाला पर्सन है उसको समझने में भी आसानी रहेगी कि बच्चा क्या चाह रहा है। अगर वो लिखना चाह रहा है तो सिंबल के तौर पर वो पेन और पेपर का इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो पढ़ना चाह रहा है तो जो है वो मैप्स का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर अल्फ़ाबेट के जो फोटोग्राफी होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो स्टोरी सुनना चाह रहा है तो स्टोरी से रिलेटेड जो फोटोग्राफी होती है उसका इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह से जो है बच्चा हमारा कम्युनिकेशन कर सकता है। अब हम देखेंगे जो हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा होता है वो कौन कौन से मेथड को यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। ये तो हमारा अभी प्रकार था, इसके बाद हमारा मेथड है जो हम देखेंगे कि बच्चा जो डेफ ब्लाइंड है वो कौन कौन से मेथड यूज कर रहा है कम्युनिकेशन को करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला है तडोमा मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं जो डेफ ब्लाइंड चिल्ड्रन है वो अलग अलग मेथड को यूज करते हैं कम्युनिकेशन को करने के लिए। ये नहीं जरूरी नहीं है कि जितने भी डेफ ब्लाइंड पर्सन है या बच्चे हैं वो एक ही तरह से कम्युनिकेशन करेंगे, उनका अलग अलग तरीका होगा, अपने अपने तरीके से वो कम्युनिकेशन करते हैं। यह कम्युनिकेशन कैसा होगा या उनके जो है विजन और हियरिंग पर निर्भर करता है। जो बच्चा है हमारा डेफ ब्लाइंड तो वो अगर उसका थोड़ा विजन है, थोड़ा हियरिंग है, तो वो अपना अलग तरीके से कम्युनिकेशन करेगा। अगर वो टोटली डेफ और ब्लाइंड है तो अलग तरीके से कम्युनिकेशन करेगा। अगर बच्चा थोड़ा सा उसका हियरिंग है और विजन टोटली ब्लाइंड है तो वो अलग तरीके से कम्युनिकेशन करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो डेफ ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन को करते हैं। तो इसमें पहला है तडोमा मेथड। इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चा है वह स्पीकर को बात करते समय मुंह के वाइब्रेशन को अपने हाथों से फील करता है। मतलब कि जो हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा है और जो हमारा टीचर है दोनों जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तडोमा मेथड के अनुसार, तो वो क्या करता है, अभी उसको समझ नहीं आ रहा कि हमारा टीचर क्या हमको समझाना चाह रहे हैं, तो उसमें वो जो बच्चा है उसका हैंड टीचर के लिप पर रहेगा, ये थंब जो है उसके लिप पर रहेगा और ये 4 जो उंगलियां हैं उसके जॉ लाइन पर या फिर उसके चिक पर रहेंगी, जिसके वाइब्रेशन से वो समझ पाएगा कि हमारा टीचर हमको क्या समझाना चाह रहा है। ये हो गया हमारा तडोमा मेथड, जिसमें हम बच्चे को आसानी से कोई भी भाषा, कोई भी बात को या कोई भी एक्टिविटी को कराने के माध्यम से उसको बता सकते हैं। इसमें जो है बच्चा जो है टीचर के लिप को, थ्रोट को टच करके जो उसका वाइब्रेशन महसूस कर सकता है। उससे उसको पता चलेगा कि टीचर उसको क्या चीज बता रहे हैं। क्योंकि जो बोला जाता है, जैसे मैं ही बोल रही हूँ, मैं इधर कोई बच्चा है मेरे पास डेफ ब्लाइंड, मैं बोल रही हूँ और वो महसूस करना चाह रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, तो वो ये चीज महसूस कर सकता है इस तडोमा मेथड के द्वारा। इस तरह से फील करके अपने हाथ को फेस पर लगाकर इस तरह से इस पोजीशन में वो फील कर सकता है। इससे उसको आसानी से पता चल जाएगा कि हमारे टीचर क्या चीज बता रहे हैं। इसमें हमारा अगला जो है ब्रेल। ब्रेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए भी और जो हमारे डेफ ब्लाइंड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए भी। तो ब्रेल एक बहुत ही यूजफुल जो है तरीका है कम्युनिकेशन का। इसमें जो है इसके माध्यम से मैथ, हिंदी, इंग्लिश इन तीनों भाषाओं का भी ज्ञान होता है। जो हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा होता है वो अलग अलग तरीके से ब्रेल का यूज करके कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ब्रेल दोनों तरह के बच्चों के लिए, जो टोटली ब्लाइंड होते हैं उनके लिए भी और जो
लो विजन और टोटली हेयरिंग इम्पेयर्ड मतलब डेफ ब्लाइंड बच्चे होते हैं, उनके लिए भी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगला है हमारा लार्ज प्रिंट। लार्ज प्रिंट में हम देखते हैं जो हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा है वो टोटली ब्लाइंड नहीं है या फिर वो पूरी तरह से ब्लाइंड है, तो उस कंडीशन में हम लार्ज, अगर टोटली ब्लाइंड है तो उसके लिए लार्ज प्रिंट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अगर बच्चा टोटली ब्लाइंड नहीं है, पार्शली है या रेसिडुअल विजन है उसका, तो वहां पर ये लार्ज प्रिंट बहुत ही मददगार साबित हो सकता है बच्चे के लिए। इसमें बच्चा क्या करता है कि बड़े प्रिंट में कोई भी बात को लिखने का प्रयास करता है, और अगर वो बच्चा पढ़ना भी चाह रहा है तो बड़े प्रिंट का बुक रीड करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसका विजन है थोड़ा जिसको वो इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो जो भी टीचर है तो उनको ये चाहिए कि जो हमारा बच्चा है उसका जो बचा हुआ विजन है उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कराया जाए। इसके लिए वो बड़े प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ने के लिए भी और बाकी के एक्टिविटी के लिए भी। और वो बच्चा कंप्यूटर भी चला सकता है, उसके लिए बड़े जो प्रिंट का वो रहता है उसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब बच्चा लार्ज प्रिंट का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए ध्यान देना है कि बच्चा कलर और कंट्रास्ट का ध्यान दे, क्योंकि बच्चा लो विजन का है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कलर और कंट्रास्ट। इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड पर अगर व्हाइट से बच्चा लिख रहा है, प्रिंट कर रहा है, तो उसको देखने में और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अच्छे से आसानी से उसको पढ़ सकता है और देख सकता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कलर और कंट्रास्ट का ध्यान देना लार्ज प्रिंट में। इसके बाद इसमें है एक मैनुअल अल्फ़ाबेट। यह मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए, क्योंकि यह एक प्रकार का साइन लैंग्वेज है मैनुअल अल्फ़ाबेट। इस विधि में टीचर अपने राइट हैंड से डेफ ब्लाइंड बच्चे के लेफ्ट हैंड की हथेली पर जो भी अल्फ़ाबेट बनाना होता है उसको बनाते हैं। जो हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा होता है उसकी हथेली पर जो हमारा टीचर है वो अपने जो भी उसको पढ़ाना चाह रहा है उस अल्फ़ाबेट को उसकी हथेली पर लिखते हैं, जिस तरह से हम बुक में लिखते हैं उस तरह से। तो वो बच्चा उससे भी समझता है कि क्या चीज़ हमको पढ़ाया जा रहा है, किस चीज़ को बताया जा रहा है, कौन सा अक्षर है। इसको हम जो है डेफ ब्लाइंड साइन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। अगला और लास्ट है हमारा टोटल कम्युनिकेशन मेथड। जैसा कि नाम से ही मालूम है कि टोटल कम्युनिकेशन मतलब संपूर्ण संप्रेषण। इसमें सभी प्रकार के संप्रेषण का इस्तेमाल होता है, सभी प्रकार के जितने भी विधि हैं सभी प्रकार की संप्रेषण विधि का इस्तेमाल होता है, जैसे ऑरल, मैनुअल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जब हम कंबाइन करके बोलते हैं इसमें डेफ ब्लाइंड बच्चे का रेसिडुअल विजन, रेसिडुअल हियरिंग, टच सेंस, स्मेल, टेस्ट आदि सारे सेंस यूज होते हैं इसमें। टोटल कम्युनिकेशन में कोई भी सेंस ऐसा नहीं होता जिसका इस्तेमाल नहीं होता कम्युनिकेशन में। तो इसमें जो हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा होता है उसका सभी सेंसेस में ट्रेनिंग देना पड़ता है कि बच्चा जो है अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाए और एक्टिविटी को कर सके। तो इसमें हम जो देखते हैं अलग अलग सेंस को कंबाइन करके यूज करते हैं, जैसे साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग, लिसनिंग, ऑडिटरी प्रैक्टिस, स्पीच प्रैक्टिस आदि। तो अभी हम एक एग्जांपल और देंगे। हमारे पास एक बच्चा था जो डेफ ब्लाइंड था, तो वो क्या करता था कि जब भी हम उसको कोई चीज़ खाने की वस्तु देते थे तो वो फेंक देता था, या जब भी हम उसको कोई ऑब्जेक्ट देते थे वो फेंक देता था, क्योंकि उसको कोई मीनिंगफुल नहीं है ना उसके लिए, वो उसको पता नहीं है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो वो पहचान सकता है या खाने की चीज़ है, इससे इसको ये खा सकता है, इससे उसका पेट भर जाएगा, उसके लिए कोई मतलब नहीं रहता था।
तो हम लोग ने उसको क्या किया कि जब खाने की वस्तु उसको देते थे तो उसको स्मेल करवाते थे, ताकि वो समझे कि ये अलग प्रकार की स्मेल आ रही है, ये क्या चीज है। उसको लेकर हाथ में वो देखने की कोशिश भी करने लगा धीरे धीरे। जब उसको कई बार हाथ में दिया गया, उसको स्मेल कराया गया खाने की वस्तु को, जैसे सब्जी वगैरह हुआ तो मसाले से डरे रहते हैं तो उसका अलग ही स्मेल आता है, तो उसके लिए कोई मीनिंगफुल नहीं था वो। लेकिन धीरे धीरे जब उसको ट्रेनिंग दिया गया हर चीज के बारे में, तो वो समझ गया कि ये चीज खाने की है। फिर धीरे धीरे उसको बिस्किट, चॉकलेट, इन सब चीजों को देने से पहले उसको स्मेल करवाते थे ताकि वो समझ जाए। स्मेल करवाने के बाद उसको साइन लैंग्वेज में बताते थे कि ये खाने की चीज है, जिससे बच्चा उसको खाना सीख ले। क्योंकि उसको पता नहीं है कि खाने की चीज कौन सी है और खेलने की चीज कौन सी है, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र से था। उसके पेरेंट जो है फार्मर थे, उनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी कि बच्चे को किस तरह से सिखाया जाए, क्योंकि उनका बच्चा डेफ ब्लाइंड है तो उनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो वो अपने तरीके से उसको ट्रीट करते थे। तो जब वो हमको मिला तो वो बहुत कुछ अपना सेल्फ मेड साइन लैंग्वेज या घर के जो पेरेंट है जो उसके साथ कम्युनिकेशन करते थे बराबर, तो उसको सीख चुका था। अब उसको तो हम अचानक से बदल नहीं सकते, तो हमें पहले उनके साथ उनके अनुसार चलना पड़ा। उस बच्चे को सिखाने के लिए पहले हमको उनके अनुसार चलना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे उसी एक्टिविटी में हम अपने द्वारा जो हमारे टीचिंग मेथड में होता है एक्टिविटी, उसको उसमें मिलाकर शामिल करते थे, ताकि बच्चा जो है इरिटेट ना हो, वो परेशान ना हो। वो क्योंकि वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता था, वो उसमें जो है बिहेवियर प्रॉब्लम भी हो गया था। जब अगर जबरदस्ती आप उसके साथ कोई एक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं या कोई वस्तु उसके हाथ में पकड़ा रहे हैं, तो वो या तो फेंक देगा ऊपर या फिर खींच लेगा पकड़ के, और पूरी ताकत से खींचेगा अपनी तरफ, और वो काटना भी शुरू कर देता था, नोचना, काटना, ये सब करने लगता था। तो ये इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता था कि बच्चा जो है इरिटेट ना हो, परेशान ना हो। और उसको काफ़ी समय लगा उसके साथ इन एक्टिविटी को करने में, क्योंकि वो शुरू से ही घर में रहा और वो काफ़ी लेट में हम लोगों को मिला, तो उसके साथ बहुत टाइम जो है लगाना पड़ा हम लोगों को उसको सिखाने के लिए। धीरे धीरे हमने उसकी मदर को भी ट्रेन किया कि अब जो है इसका सेल्फ मेड जो साइन लैंग्वेज है, जो आप अपने आप से करते हैं, उसको करने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा जो हमारे द्वारा जो सिखाया जा रहा है इसको आप करिए, ये ज़्यादा यूजफुल है। तो वो धीरे धीरे वो करने लगी। तो थोड़े समय के बाद देखा गया कि बच्चा बहुत कुछ सीख गया था, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगा था। इसी तरह से एक और बच्ची थी हमारे पास जो टोटली डेफ और ब्लाइंड थी। तो वो जो है उसका थोड़ा सा बौद्धिक विकास अच्छा था, जो वो अच्छे से अपना जैसे हम कोई चीज़ कह रहे हैं उसको समझा रहे हैं तो वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से समझ जाती थी। तो उसमें क्या होता है कि हमको देखना पड़ता है कि हमारा जो डेफ ब्लाइंड बच्चा है उसका बौद्धिक विकास किस प्रकार से है और वो कितना समझ पा रहा है। वो अगर वो शुरू जल्दी मिल गया हमको, छोटा बच्चा है, तो हमको थोड़ी आसानी रहती है उसको सिखाने में, हम उसको अपने तरीके से प्रॉपर कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो गया तो वो सेल्फ मेड साइन बना लेता है वो, और उसके जो पेरेंट होते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं जो अपने तरीके से करते हैं, तो बच्चा वही चीज़ सीख लेता है। तो हम अचानक उसको बदल नहीं सकते हैं, हमको थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से हम बच्चे को देखते हैं कि बच्चा हमारा किस तरह से जो है कम्युनिकेशन कर रहा है, वो किस तरह से उसके जो फैमिली मेंबर है उसको किस तरह से सिखाए हैं। तो इस तरह से हम जो है डेफ ब्लाइंड बच्चे को सिखा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि डेफ ब्लाइंड बच्चा होता कैसा है, उसको कैसे हम पहचानेंगे कि ये बच्चा डेफ ब्लाइंड है। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं कि बच्चा जो है और बच्चों से अलग व्यवहार करता है। वह अपने हाथ पैर को कम हिलाता डुलाता है, वह ज़्यादा समय तक सोता है, क्योंकि उसको पता नहीं चल पाता है कि दिन है कि रात है,
उसको कहीं जाना है, कोई उसके आसपास है जो कोई एक्टिविटी कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, उसको इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं रहता है, उसको पता नहीं चल पाता है। और जो हमारे पेरेंट होते हैं वो भी उसको एक किनारे बिठा देते हैं, क्योंकि वो बच्चा देख नहीं सकता है, वो कोई चीज़ सुन नहीं सकता है, तो वो क्या करते हैं कि वो एक जगह बिठाना ही उसको अच्छा समझते हैं। तो इसकी वजह से भी वो जो है फैमिली मेंबर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, उसका जो सोशलाइजेशन वो भी डेवलप नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ है बच्चा जो है अपने आसपास की वस्तुओं खिलौनों तक पहुंचने में असमर्थ होता है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है उसके आसपास क्या चीज़ रखा हुआ, उसके आसपास कौन से पर्सन हैं, घर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं या रिलेटिव्स हैं, कौन है। तो वो जो है एक ही जगह बैठा रह जाता है, या फिर जब पहुंचने की कोशिश भी करता है वो, तो वो किसी सामान से टकरा जाता है या लड़ जाता है या गिर जाता है, तो वो इसका भी डर उसके मन में हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा चलने फिरने में थोड़ा घबराता है। तो उसके लिए पेरेंट को चाहिए कि जो हमारा घर है, घर का इन्वायरमेंट है, उससे परिचित करवाएं बच्चे को। घर से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी आने जाने का रास्ता है, हमारे आने जाने के रास्ते में क्या क्या वस्तुएं हैं, इन सब चीज़ों से उसको परिचित कराना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, बच्चा अच्छे से, अगर वो खुद से चलना चाह रहा है या खुद से खेलना चाह रहा है या खुद से कोई वस्तु लेना चाह रहा है, तो वो उस वस्तु तक पहुंच सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पेरेंट के लिए कि जो हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा है उसको घर की वस्तुओं से अवगत कराएं। हमारे घर में आसपास में कौन सी वस्तुएं हैं उसको टच कराते हुए उसको मोबिलिटी कराएं कि रास्ते में कौन कौन सी वस्तु है, जिससे उसका डर खत्म होगा। और अगर वो चलता है अगली टाइम तो उसको ध्यान रहेगा, वो अपने आप खुद से हाथ बढ़ाकर उस वस्तु तक पहुंचने की कोशिश करेगा, उस वस्तु को टच करेगा कि यहाँ चलने पर ये चीज हमको मिला था कल, आज भी हो सकता है ये चीज। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डेफ ब्लाइंडनेस होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है कॉन्जेनाइटल। ये कॉन्जेनाइटल में क्या होता है, ये जन्मजात होता है, जन्म से ही बच्चा डेफ ब्लाइंड होता है। दूसरा होता है एक्वायर्ड। इसमें जो है बच्चा जो है सुनना और देखना उसका सामान्य होता है, परंतु किसी दशा में, जैसे कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई या बच्चे को गंभीर चोट लग गई, उस कंडीशन में बच्चे का जो विजन है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड, मतलब बच्चा पहले अच्छे से देख सुन पा रहा था, सामान्य था, लेकिन उसके साथ जब आकस्मिक दुर्घटना हो गई या बच्चे को चोट लग गई, उस दशा में बच्चा अपना जो श्रवण व दृष्टि क्षमता को खो दे रहा है। इससे उसका दृष्टि व श्रवण क्षमता प्रभावित हो रही है। तो धीरे धीरे बच्चा इस स्थिति में आ जाता है कि वो उसकी देखने और सुनने की क्षमता पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है, तो बच्चा डेफ ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आ जाता है। इसमें इसके कारण जो है बच्चे का जो है विकासात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं जो कि प्रभावित होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा है उसका जो विकासात्मक क्षेत्र है वो कौन कौन से कारण से प्रभावित होते हैं। तो इसमें पहला कारण है संप्रेषण, जो बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो बिना संप्रेषण के, बिना कम्युनिकेशन के हम नहीं कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है संप्रेषण, जो कि हमारा बधिरांध बच्चा जो डेफ ब्लाइंड बच्चा है वो उसका जो है ये संप्रेषण प्रभावित होता है, वो नहीं कर सकता है, उसको हमको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको सिखाना पड़ता है। दूसरा है वार्तालाप। इसमें बच्चा किसी वस्तु को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर पाता है, जिसके कारण उसके फैमिली मेंबर उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण ऐसे बच्चों का वार्तालाप प्रभावित होता है। जो हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा होता है वो कोई भी वस्तु को देखकर या अपनी जरूरत को वार्तालाप के माध्यम से नहीं बता पाता है।
क्यों? क्योंकि वो डेफ ब्लाइंड बच्चा है, उसको नहीं पता है कि हमको अपनी आवश्यकता को कैसे बतानी है या कोई वस्तु देखकर उसको किस तरह से रिएक्शन करना है, रिएक्शन देना है। तो इसके लिए वो अपना जो है वार्तालाप भी उसका प्रभावित होता है। अगला है हमारा दिन रात में अंतर बता पाना। जो हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा है वो ये नहीं अंतर कर पाता है कि कब दिन हुआ और कब रात हुई। अगर हमारा टोटली डेफ ब्लाइंड बच्चा है तो उसके लिए बहुत ही कठिन काम है दिन और रात में अंतर बता पाना, क्योंकि उसके लिए तो दिन और रात एक समान जैसे होता है। तो अगला है हमारा बैठना, घुटने के बल चलना एवं साधारण चलना। जैसे हमारा एक साधारण बच्चे को ले लीजिए, तो वो देखकर, दूसरे को देखकर उसी तरह की एक्टिविटी करता है, चाहे बैठना हुआ या घुटने के बल खड़ा होना हुआ या घुटने के बल चलना हुआ या खड़े होकर साधारणतः चलना हुआ। लेकिन जो हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा है वो इन एक्टिविटी को करने में असमर्थ होता है। क्यों? क्योंकि वह कभी देखा ही नहीं है कि कैसे लोग बैठते हैं, कैसे लोग चलते हैं, कैसे लोग खड़े होते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम उसको जो है सिखाते हैं, उसका हाथ पकड़ के खड़ा करते हैं, उसके पैर को टच करके सीधा करके बताते हैं कि इस कंडीशन में हम खड़े होते हैं। और बैठने के लिए जब उसको बिठाते हैं तो उसको बैठाने की पोजीशन में उसको बैठाते हैं और बताते हैं कि पहले पैर मोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे आराम से बैठ जाते हैं, इसको बैठना बोलते हैं। चलने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं तो उसका हाथ पकड़कर, उसका पैर पकड़कर, एक हाथ से हाथ पकड़ रहेंगे, दूसरे हाथ से उसका पैर आगे बढ़ाने की कंडीशन में करेंगे, जिससे उसको पता चले कि वो आगे कदम बढ़ा रहा है, मतलब वो चलने का प्रयास कर रहा है, उसको सिखाया जा रहा है। तो इस तरह से हम एक डेफ ब्लाइंड बच्चे को चलना सिखा सकते हैं। अगला है हमारा पढ़ना एवं लिखना सिखाना। पढ़ना और लिखना सिखाना डेफ ब्लाइंड बच्चे के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं अगर उनके पास थोड़ा विजन है तो। अगर टोटली ब्लाइंड है तो भी ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके लिए कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा तरीका है, जिसके द्वारा हम उनको पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। अगला है हमारा खेलना। तो बच्चा अपने घर में भी जो है, जो उसके और भाई बहन है छोटे, उनके साथ भी खेलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसके लिए कठिन होता है। वो दूसरे बच्चों के साथ बहुत कम खेल पाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि खेलना कूदना कैसे होता है, उसका सोशलाइजेशन नहीं होता है, वो अकेले रहता है, अपने आप में खोया रहता है, इस वजह से उसका सोशलाइजेशन नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज, अगर थोड़ा बहुत सोशलाइजेशन होता भी है तो वो अपने घर के लोगों तक ही सीमित रहता है। तो हमको चाहिए कि बच्चे को, अगर बच्चा घर में ही रह रहा है, हम उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो हमारे घर में जितने बच्चे हैं छोटे, पास पड़ोस के बच्चे हैं, उनके साथ उसका सामाजिकरण करवाइए, उनको बुलाकर या बच्चे को बाहर निकालिए उनके साथ। जब बच्चे खेलते हैं बाहर तब उसको ही बाहर निकालिए और बच्चों को बुलाकर, सभी बच्चों को एक साथ बुलाकर उससे परिचित करवाइए। अपने डेफ ब्लाइंड बच्चे के बारे में उन बच्चों को बताइए कि ये भी एक बच्चा है, लेकिन ये सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन ये चल सकता है, खेल सकता है। आप थोड़ा इसका सपोर्ट करो और आप बच्चों के साथ मिलकर उस एक्टिविटी को करवा सकते हैं, गेम खिलवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पड़ोस के बच्चे हैं वो धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे उस बच्चे के साथ खेलने के लिए। तो इससे सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि हमारे बच्चे का जो सामाजिकरण है ये होगा, जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चा तो घर में हमेशा रहता ही है, घर में तो उसका सोशलाइजेशन तो होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो बाहर की दुनिया को भी देखे, बाहर की दुनिया को भी समझे, बाहर कैसे कैसे लोग हैं उसको भी जाने। वो इसके लिए हमको जरूरी है उसको घर से बाहर निकालना। तो सब यही एक हमारा तरीका है कि जब भी बच्चे हमारे आसपास के खेलें तो अपने बच्चे को भी उनके साथ खेलने के लिए ले जाइए आप, और अपने बच्चे के बारे में बताइए और
उन जो हमारे आसपास के बच्चे हैं उनके बारे में भी बच्चे को बताइए कि ये तुम्हारे साथी हैं, इनका ये नाम है, ये तुम्हारे साथ खेलेंगे, और उनको टच करवाइए सभी बच्चों का हाथ, ताकि वो बच्चा पहचाने, क्योंकि उसके पास एक ही सेंस होता है, टच सेंस, जिसके माध्यम से वो लोगों को पहचान सकता है। तो आप जब भी कोई किसी पर्सन से मिलवाइए तो आप बात करने के साथ साथ आप उसको टच भी करवाइए, जिससे बच्चा घबराएगा नहीं और आसानी से जो है पहचान लेगा। और जब भी आप उसको कहीं कभी किसी से मिलवाएंगे तो वो सबसे पहले पहचानने की कोशिश करेगा, टच करने की कोशिश करेगा। तो ये चीजें हैं। दूसरा है स्थितियों के संबंध में शीघ्र प्रतिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो हमारा बधिरांध बच्चा है वो किसी खिलौने या वस्तु को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई खिलौना है या कोई वस्तु है, उससे कोई मतलब नहीं रखता। आप उसके पास रखेंगे, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट, कोई खिलौना या कोई वस्तु, तो वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है उसके पास कुछ रखा है। और जब आप उस ऑब्जेक्ट को टच के माध्यम से उसके हाथ में पकड़ाएंगे, उस वस्तु के बारे में आप उसको अच्छे से बताएंगे, वो बच्चा पूरी वस्तु को हाथ में, खिलौने को लेकर पूरा अच्छे से टच करेगा। उसको थोड़ा समय दीजिए आप, क्योंकि वो तुरंत नहीं पहचान जाएगा कि ये, जैसे हम बच्चे को कोई खिलौने के रूप में हम जैसे कोई उसको चिड़िया दे रहे हैं, बर्ड दे रहे हैं, तो वो चिड़िया क्या है ये हम आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो बच्चे के लिए नया चीज है, वो नहीं समझ पा रहा है चिड़िया है क्या। सबसे पहले हमको उसको बताना है, तो उसको हम बताएंगे चिड़िया उड़ती है, उसको हम इशारे से बताएंगे। साथ साथ हम कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन भी करेंगे। उसके साथ हम, जो हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा है, यहाँ पर हम टोटल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम बोल भी रहे हैं, हम हाव भाव दिखा रहे हैं, हम साइन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रियल ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारा टोटल कम्युनिकेशन यूज हो रहा है बच्चे के साथ। तो बच्चा चिड़िया को हाथ में ले लिया, अब वो देख रहा है, जैसे जैसे वो टच कर रहा है, उसकी चोंच पकड़ रहा है, छू रहा है, तो आप बताइए इसका मुंह है, उसकी आईज छू रहा है, बताइए इसकी आंख है, उसके पंख छू रहा है, बताइए इसके पंख है, इससे ये उड़ता है। बच्चा उसकी पूंछ पकड़ रहा है, बताइए इसकी पूंछ है ये। इस तरह से बच्चा समझ पाएगा कि चिड़िया कोई चीज होती है। और ऐसे आपने उसको पकड़ा दिया और बता दिया ये चिड़िया है, ये चिड़िया का खिलौना है, लो खेलो इसको। बच्चा कैसे खेलेगा? वो तो छूता ही रह जाएगा, समझता ही रह जाएगा, वो अपने आप से सवाल करता रह जाएगा, ये है क्या, मुझे पकड़ा दिया गया। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो भी ऑब्जेक्ट आप बच्चे को दे रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चे को अच्छे से बताइए। भले ही वो देर में समझ रहा है, भले ही वो नहीं समझने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं समझेगा, वो समझेगा, क्योंकि उसके लिए हर चीज नया होता है। तो उसको थोड़ा समय देना पड़ता है। जब भी हम डेफ ब्लाइंड बच्चे के साथ कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमको पूरा समय का ध्यान रखना पड़ता है। उसके साथ हम जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके लिए हमको 1-2 दिन नहीं, कभी कभी हमको हफ्ते भी नहीं, महीनों लग जाते हैं एक एक्टिविटी को सिखाने के लिए। तब जाके कहीं बच्चा थोड़ा सा उस ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट उसका डेवलप हो पाता है। तो जब भी हम जो है बच्चे को कोई एक्टिविटी कराएं तो हमको ध्यान रखना है कि बच्चे को पूरा समय देना है। दूसरी चीज, बच्चे को उस विषय वस्तु के बारे में अच्छे से अवगत कराना है। इसके बाद हम देखेंगे जो बधिरांध बच्चे होते हैं उनका जो प्रबंधन कैसे किया जाए, जो टीचिंग प्रबंधन होता है वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम वैयक्तिक देखरेख की योजना बनाकर कर सकते हैं, जो बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप वैयक्तिक योजना बनाकर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे के साथ तो ये बहुत ही यूजफुल होता है और बच्चा जल्दी सीखता है और हमको भी आसानी होती है उसको सिखाने में, क्योंकि हम एक योजना के तहत काम कर रहे हैं, एक वैयक्तिक योजना बनाए हैं जो बच्चे को सिखाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा चीज है हमारा विभिन्न प्रकार के संप्रेषण प्रणाली के माध्यम से।
इसमें जो हमारा, जैसे अभी हमने एक चिड़िया का एग्जाम्पल लिया बच्चे को सिखाने के लिए, उसमें टोटल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हुआ। तो जब भी हम बच्चे को कोई एक्टिविटी करा रहे हैं या संप्रेषण करवा रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि ज्यादातर टोटल कम्युनिकेशन का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक ही चीज हम उसको नहीं बता सकते या बता रहे होते हैं। उसके लिए हमको हर तरह के कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है एक साथ। अगला है हमारा बधिरांध हस्त वर्णमाला के माध्यम से। इसमें क्या होता है, जो हमारा लो विजन का डेफब्लाइंड बच्चा है उसके लिए जो कम्युनिकेशन मेथड है उसमें हम वर्णमाला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बड़े लेटर में लिखा होता है उसके द्वारा। तो उसमें हम जो है एक कैलेंडर टाइप का बनाते हैं, उसमें अलग अलग अक्षर को लिखकर उसमें पेस्ट करते हैं, जिससे, और जब हम उसको सिखाते हैं तो उसको निकाल कर, एक है उसके पास रहता है, दूसरा उसमें लगा रहता है कैलेंडर में, तो उसमें हम उसके पास जो रहता है उसको दिखाते हैं बच्चे को कि ये 1 लिखा हुआ है। तो 1 कहाँ लिखा हुआ है, तो जो हम वर्णमाला बनाए रहेंगे वो टेक्टाइल रहेगा। साथ में जो है कलर और कंट्रास्ट का भी ध्यान रखकर बनाया जाता है, क्योंकि कोई कोई बच्चा लो विजन प्लस टोटली हियरिंग इम्पेयर्ड होता है, तो वो उसके लिए भी यूजफुल होता है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि बच्चा जो है, जो उसके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वर्णमाला का, वो उसको देंगे, और जो हमारे सामने लगा हुआ है चार्ट में या कैलेंडर में, उसमें मैच कराएंगे उसको। इस तरह से हम उसको सिखा सकते हैं। जब बच्चा उसमें अपने हाथ में लिया हुआ और कैलेंडर से मैच कराएगा तो उसको पता चलेगा कि 1 लिखा हुआ है, ये सेम चीज है जो हमारे पास है। तो इससे उसका जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी डेवलप होगा। दूसरा चीज है बड़े अक्षर का वर्णमाला तैयार करना। अभी जैसा हमने बताया कि कोई कोई बच्चा जो है लो विजन का होता है या रेसिडुअल विजन है या टोटली ब्लाइंड है, उसमें जो है हम बड़े अक्षर का भी प्रिंट तैयार कर सकते हैं। उसमें हम टेक्टाइल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे बच्चा स्पर्श के माध्यम से पहचान सके कि ये कौन सा अक्षर लिखा हुआ है या कौन सा चित्र बना हुआ है, जिससे वो समझ पाए कि ये अक्षर किस तरह से लिखा होता है। क्योंकि उसके जो माइंड में कॉन्सेप्ट हमको बनाना है, ये भी देखना है कि अगर हम टेक्टाइल फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो बच्चा का जो अक्षर के प्रति ज्ञान है वो हम प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। बट ऐसे प्लेन लिखा रहेगा तो वो टच करेगा, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा है। हम तो देख पा रहे हैं बट बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि क्या लिखा है। इसलिए जो भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाएंगे वो टेक्टाइल फॉर्म में बनाएंगे, जो बच्चा टच करके समझ सकता है। अगला है हमारा पाठ्यक्रम अनुकूलन। इसमें क्या है, जो पाठ्यक्रम है हमारा उसका जो है उसके माध्यम से हम उसको जो उसका टीचिंग प्लान है उसको तैयार कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जिसको हम इसमें कवर करेंगे। तो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम प्लान बनाएंगे और उसके माध्यम से हम बच्चे को सिखाएंगे। अगला है हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री, बधिरांध बच्चों के अनुरूप बनाकर। तो जो भी हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री है, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसको जो हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा है उसके अनुरूप, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरह का होता है। कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही जैसा हो, उसको एक ही टीचिंग मटेरियल चाहिए, या फिर वो जैसे सभी बच्चे 2-4 बच्चे हैं डेफ ब्लाइंड, तो सभी बच्चे अलग अलग प्रकार से सीखने की क्षमता रखते हैं। सभी बच्चे जो है अलग तरह से सीखने का प्रयास करते हैं, तो उनको उनके अनुसार टीएलएम बनाकर उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये था हमारा आज का कम्युनिकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी और डेफ ब्लाइंड पर्सन। यहीं पर हमारा जो है ये टॉपिक खत्म होता है।
इसके बाद हम जो है बुलाना चाहेंगे नागेश सर को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित ही विषय के मांग के अनुरूप आपने सहज, सरल और बोधगम्य शब्दों को चयनित करते हुए आज के विषय को हमारे सभी विशेष शिक्षकों के और विशेष शिक्षा में लगे हुए विशेषज्ञों के समक्ष रखा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस उद्बोधन से अवश्य ही इस विषय पर हमारे विशेषज्ञों की राय कहीं न कहीं पुनरावृत्ति हुई होगी। एक ऐसा भाव बना होगा जो हमारे विशेषज्ञ या हमारे विशेष शिक्षक कक्षा कक्ष क्रियाओं में अध्ययन अध्यापन काल में विशेषज्ञताओं को ज्ञात किए हैं, उसमें नवीनता आई होगी और यही कार्यक्रम की सफलता का मूलक होता है। वैसे तो मैम ने सहज भाव में बात को पूरी तरीके से स्पष्ट रखा है, लेकिन अगर किसी एक प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। तत्पश्चात हम लोग इसके कार्यक्रम की अगली कड़ी की तरफ बढ़ेंगे। किसी नमस्कार सर। अगर कोई प्रश्न हो जी मंसूर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ, बहुत बढ़िया सेशन है, मैम को सैल्यूट करते हैं। लेकिन एक प्रश्न ये है कि डेफ ब्लाइंड डे कब मनाया जाता है और किस तरह होता है ये, और जो रोड क्रॉसिंग होता है उनके लिए कोई अलग लॉन्ग कैन रहती है? हेलो मैम मंसूरी जी पूछना चाह रहे हैं कि डेफ ब्लाइंडनेस कब मनाया जाता है। क्या डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए कोई लॉन्ग कैन अलग से होती है रोड क्रॉस करने के लिए? यस सर, थैंक यू। क्या आवाज आ रही है मैम? मंसूरी जी सर सर, की जी आवाज सर। आप तक पहुंची? जी सर। सर डेफ ब्लाइंड डे जो है 27 जून को मनाया जाता है और जो डेफ ब्लाइंड बच्चे होते हैं इनके लिए लॉन्ग कैन का भी जो है इस्तेमाल होता है, उनके लिए बना होता है लॉन्ग कैन जो डेफ ब्लाइंड बच्चे यूज करते हैं। धन्यवाद मैम। ये वर्ल्ड डे होता है या नेशनल डे रहता है ये 27 जून को? मंसूरी सर शायद मुझे लगता है कि मैं इस पर सर ये मैं क्लियर कर देता हूं मंसूरी सर को, वो हमारे क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। हेलन केलर डे पर 27 जून को हेलन केलर डे के नाम से वर्ल्ड ब्लाइंडनेस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। केवल भारत में नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्रों में इसको मनाया जाता है, विधिवत मनाया जाता है सर। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद सर। हेलो मैम। जी हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं अंजल प्रकाश। मेरा क्वेश्चन है मैम, जैसे कि डेफ ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए जो हम अपनाते तो सेंटर बेस उनके लिए अच्छा रहेगा या फिर मतलब कि होम बेस अच्छा रहेगा? ज्यादा क्या यूजफुल होगा? सर ये दोनों तरह से यूजफुल होगा। अब डिपेंड करता है कि बच्चा सेंटर के पास है तो उसको सेंटर में भी भेजा जाए, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा ज्यादा समय तक घर पर रहता है तो उसको कुछ एक्टिविटी जो सेंटर में कराया जा रहा है उससे रिलेटेड एक्टिविटी आप घर पर भी करवा सकते हैं। तो अगर आपका सेंटर आपके नजदीक में कहीं है तो जरूरी है कि आप सेंटर में भेजिए, इससे बच्चे में ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और बच्चा अन्य बच्चों के साथ बैठकर कोई चीज सीखता है तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है उसके जीवन पर, जो बहुत ही यूजफुल होता है। तो हम यही कहेंगे कि अगर आपके पास नजदीक में कहीं आसपास सेंटर है तो जरूर सेंटर में भेजिए, और अगर नहीं है, दूर है, तो आप कभी कभार सेंटर जरूर ले जाइए, लेकिन सेंटर में जो भी एक्टिविटीज कराए जा रहे हैं उससे संबंधित आप बातचीत करिए
और उस चीज को आप समझ कर आइए और उसको बच्चे से जो घर पर करवाइए उस एक्टिविटी को, जो बहुत ही मीनिंगफुल रहेगा और बहुत ही फायदेमंद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बताया कि समन्वित प्रारूप पर यह यह जो सेवा है इसको प्रदान की जानी चाहिए, सेंटर बेस्ड भी हो और डेफ ब्लाइंडनेस के लिए, क्योंकि अभिभावक एक प्रमुख रूप में भूमिका प्रमुख रूप से होती है, तो इसलिए सेंटर पे जब बच्चों को ले जाएं तो बच्चों को जो प्रशिक्षण प्रदान कर रहा प्रशिक्षण प्रदाता है उसको बच्चों के साथ साथ अभिभावक को भी समुचित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी को या विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं को समुचित उसके होम बेस्ड एक्टिविटी में उसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं कार्यक्रम समावली को देखते हुए मैं कार्यक्रम को धन्यवाद ज्ञापन की तरफ ले चलता हूं और मैं कार्यक्रम की प्रथम पंक्ति में धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम का, डायरेक्टर पीडीओ एनआई पीवीटी न्यू दिल्ली का, जिनके आशीर्वचन से हम ऐसे कार्यक्रमों की रूपरेखा को तैयार कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय श्री रमेश पांडे सर सीआरसी लखनऊ का, जिनके आशीर्वचन से हम कार्यक्रम को प्रत्येक दिन क्रियान्वित कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय श्री राजीव रंजन सर का, जिनके अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम की संरचना को पूर्ण रूप दिया गया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय सविता शुक्ला मैम का, जिनके प्रयास से कार्यक्रम को पूर्ण किया गया है आज। तथा मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखने के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई आदरणीय पंकज आर्या मैम का, लेक्चरर विजुअल इंपेयरमेंट सीआरसी लखनऊ का, जिनके द्वारा आज के विषय से संबंधित विशेषज्ञता को हमारे बीच रखा गया। तथा मैं विशेष रूप से अपने सभी श्रोता बिंदु का, सभी विशेष शिक्षकों का, विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी के सहयोग से सीआरसी लखनऊ निरंतर रचनात्मक गतिविधियों को अपने उन्नत भावों के साथ समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने में साफल्य हो पा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को सादर प्रणाम, आप सभी का दिन शुभ हो। इन्हीं भावों के साथ यह कार्यक्रम आधिकारिक रूप में यहीं पर पूर्ण किया जाता है। आप सभी को सादर प्रणाम। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं।